रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल्याणी देवी की किस्मत तो भगवान ने फुर्सत से लिखी थी। शायद तभी तो उसके घर में 5 काबिल बेटों की 5 बहुएं आई थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान का किया इंसान को कहाँ समझ में आता है। ऐसे ही कल्याणी देवी के साथ भी था। उसकी सबसे बड़ी बहू पंक्ति बहुत मोटी थी, तो उसके बाद दोनों बहुएं फूली और भैरवी जरूरत से ज्यादा पतली थी। इतना ही नहीं, चौथे नंबर की बहू कोमल पंक्ति से भी मोटी थी और 5वीं पन्ना अपने नाम की तरह ही पन्ने से हल्की और पतली थी। ऐसे ही एक शाम कल्याणी अपनी बड़ी बहू को बुलाते हुए कहती है, पंक्ति बहू, ओ पंक्ति बहू, कहाँ है? जल्दी आजा। हाँ माँ जी, बोलो क्या हुआ? क्यों अपना गला फाड़ रही हो? अरे मैं तो गला ही फाड़ रही हूँ, लेकिन तूने तो मेरा फर्श फाड़ देना है। जितना खा खा के ये शरीर फुलाया है, उतना ही काम करके इसको पतला भी कर ले। माँ जी, मेरे शरीर को ना कुछ मत कहो। ये आपके यहाँ खाने से नहीं फूला है। यहाँ तो मुझे कुछ ठीक से खाने को नहीं मिला। ये तो असर मेरी माँ के हाथों के खाने का है। जब तेरी माँ ने तुझे इतना खिलाया था तो तेरा नाम पंक्ति क्यों रखा? क्योंकि तू पंक्ति नहीं, पूरा का पूरा पैराग्राफ है। यहाँ खड़ी खड़ी जमीन मत धसा, जाकर चाय लेकर आ और जरा ये कूलर चला दे मेरी तरफ। पंक्ति कूलर चलाकर कल्याणी की तरफ घुमा देती है और फिर चाय बनाने रसोई में जाती है, जहाँ वो चाय बनाकर अपनी देवरानी भैरवी को कप पकड़ा देती है और बोलती है, देवरानी जी, जरा ये चाय बाहर माँ जी को दे आओ। जी ठीक है दीदी। भैरवी चाय का कप लेकर बाहर आती है और जैसे ही वो कल्याणी के पास चाय देने के लिए झुकती है, तो कूलर की तेज हवा से उसका हल्का शरीर हवा की दिशा में बहने लगता है। ये देखकर कल्याणी बोलती है, अरे अरे पकड़ो कोई भैरवी बहू को, ये तो बिना पानी के बहती जा रही है। माँ जी कूलर बंद करो वरना मैं गिर जाऊंगी। कल्याणी की आवाज सुनकर उसकी सारी बहुएं बाहर आती है, जिसमें से भारी भरकम कोमल भैरवी के पीछे जाकर खड़ी होती है, जिससे वो आगे खिसकना बंद हो जाती है और हल्की फुल्की फूली जल्दी से कूलर बंद करती है। जिसके बाद सबसे छोटी पन्ना भैरवी के हाथ से चाय का कप लेते हुए कहती है, अरे अरे दीदी, आप ठीक तो है ना? कहीं लगी तो नहीं आपको? अरे पन्ना, नहीं लगी कहीं भी भैरवी को। मैं समय रहते पीछे आ गई थी इसके। मैं तो भूल ही गई थी, माँ जी के पास तो कूलर चल रहा है, वरना मैं ही चाय लेकर आती। अरे दीदी, आपकी गलती नहीं है, मैंने भी तो नहीं देखा। हे भगवान, बहू तेरा नाम भैरवी है, लेकिन भार के नाम पर तेरे अंदर रुई भरी है। अरे कूलर की हवा में कौन उड़ता है? कल को कहीं तू आंधी के समय बाहर हुई तो हम तो तेरे पीछे कोमल को भगाते फिरेंगे क्या? माँ जी मैं क्या करूँ, अब मैं खाती तो हूँ ना, अब नहीं लगता तो उसमें मेरी क्या गलती है? अरे दीदी, आप ताकत वाली चीजें खाया करो, तब आपका वजन बढ़ेगा। देखो तो सलाह कौन दे रही है? तू कौन सा मोटी है? इसकी जगह तू कूलर के आगे होती तो दीवार तोड़ के बाहर उड़ी मिलती। तुम मोटी पतली बहुओं को संभालते संभालते मेरा सही वजन बिगड़ जाएगा। 2 इतना खाती हैं कि पूछो मत, और 3 खाने के नाम पर हवा खाती हैं। अब मुझे चाय मिलेगी या नहीं? मैं लेकर आती हूँ माँ जी। नहीं, रहने दे, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, पंखा चलाऊंगी, तू भी कहीं उड़ती नजर आए। कोमल बहू, तू ला दे चाय और ध्यान से आइयो, कहीं अपनी भारी भरकम कदमों से कुछ तोड़ते फोड़ते आए। ठीक है माँ जी। कल्याणी के लिए अपनी बहुओं में तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल था, और आसान होता भी कैसे। दोनों हद से ज्यादा मोटी थी तो तीनों हद से ज्यादा पतली। खैर, ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक शाम कल्याणी अपनी 5 बहुओं के साथ शॉपिंग पर निकलती है। सारे के सारे बस से मार्केट जा रही होती है, लेकिन बस में जगह न होने की वजह से उनको सीट्स नहीं मिलती और चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से आगे खड़ी पन्ना झटके से ड्राइवर के पास जा गिरती है और ये देखकर कल्याणी बोलती है, हे भगवान, पन्ना बहू तू ठीक तो है ना? एक कोमल, जरा उठाओ उसको। देवरानी जी उठो, और जरा खड़ा होना है तो मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाओ, ताकि झटका लगने पर आगे ना गिरो। हाँ ये सही है, ऐसा करो, इन 3 सूखी सूखी को बीच में रखो और कोमल और पंक्ति बहू तुम दोनों इनको घेर के खड़ी रहो ताकि ये गिरे नहीं। कल्याणी के कहे अनुसार दोनों मोटी बहुएं बाकी की 3 पतलियों को अपने घेरे में सलामत रखती है और ये देखकर बस में खड़ा एक आदमी बोलता है, वाह रे भगवान, तेरी महिमा, किसी को कुछ ज्यादा ही दे दिया तो किसी के हाथ कुछ ना आया। कल्याणी अपनी बहुओं के बारे में ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उनका स्टॉप आने की वजह से
वो बिना कोई जवाब दिए बस से उतर जाती है और उतरने के बाद सबसे बोलती है। कोमल और पंक्ति बहू, तुम दोनों इन तीनों पतलियों को पकड़ कर चलना, कहीं धक्का मुक्की में किसी के पैर के नीचे ना आ जाए। जी माँ जी, ठीक है। पांचों बहुएं अपनी सास के साथ शॉपिंग करती हैं और शाम तक घर वापस आ जाती हैं और तालमेल बैठाते हुए उसकी पांचों बहुएं एक दूसरे का साथ देकर सिचुएशन को संभाल ही लेती हैं। ऐसे ही एक शाम आंधी आने का मौसम हो रखा था। कोमल और पंक्ति मार्केट सब्जियां लेने गई थी। पन्ना और भैरवी अपने कमरे में सो रही थी और कल्याणी पड़ोसन के घर गई थी, जिसके कारण फूली खराब मौसम को देखकर खुद से कहती है, लगता है तेज आंधी आने वाली है। कहीं छत पर सुखाए कपड़े उड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। कोमल दीदी अभी नहीं है, वरना उनको लेकर जाती। लगता है अब मुझे ही कपड़े उतारने जाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, आंधी के आने से पहले जल्दी जल्दी सारे कपड़े समेट लेती हूँ। फूली छत पर कपड़े उतारने चली जाती है और उसने लगभग पूरे कपड़े उतार लिए थे। तभी अचानक ही तेज आंधी चलना शुरू हो जाती है और कपड़ों का भार भी फूली से संभाला नहीं जाता और तेज आंधी के चलते उसके हाथ से सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं और वो आंधी की दिशा में बहने लगती है और अचानक ही तेज हवा के झोंके से वो उड़कर छत की ग्रिल से नीचे गिरने को होती है। लेकिन एंड मौके पर एक ग्रिल को पकड़कर वो अपनी छत की बालकनी पर लटक जाती है। सामने के घर में बैठी कल्याणी और उसकी पड़ोसन बाहर आते हैं तो तभी कल्याणी की नजर अपनी लड़की हुई बहू पर जाती है। ये देखकर वो चिल्लाती हुई कहती है, अरे अरे फूली बहू लटकी हुई है छत पर, कोई बचाओ। कोमल, पंक्ति बहू, अरे कोई तो बचाओ मेरी बहू को। कमरे में सो रही भैरवी और पन्ना ये सुनकर बाहर आती हैं और देखती हैं। अरे फूली दीदी, आप वहाँ कैसे लटकी? कोई बचाओ तो दीदी को। दीदी हम आते हैं आपको बचाने, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। अरे अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? इतनी तेज आंधी में तो मैं भी उड़ जाऊँ तो तुम कैसे बचाओगी उनको जाकर? ये कोमल और पंक्ति कहाँ हैं? माँ जी, वो दोनों मार्केट गई हैं और हमारे पास समय नहीं है। माँ जी, हमें जाने दो। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं माँ जी, आप नीचे ही रहिए, ऊपर बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, आपकी आँखों में जाएगी तो आपको तकलीफ होगी। मैं और पन्ना जाते हैं ना, चलो पन्ना। भैरवी और पन्ना छत पर किसी तरह जाते हैं और ग्रिल से लटकी फूली को हाथ देते हैं, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उसको हाथ देने के चक्कर में हवा के झोंके से वो दोनों भी नीचे को फूली के साथ लटक जाते हैं। ये देखकर कल्याणी बोलती है, मैंने मना किया था कि मत जाना, लो हो गई मुसीबत, अब क्या करूं? हे भगवान, मेरी तीनों पतली बहुओं को बचा ले। घर आ रही कोमल और पंक्ति की नजर जब अपनी छत की ओर जाती है तो वो भागते हुए कल्याणी के पास आकर कहती है, माँ जी ये क्या, ये तीनों वहाँ कैसे लटकी हैं? अरे तुम आ गई, अभी इस चीज का वक्त नहीं है, जाकर उन तीनों को बचाओ, मेरी बहुएं गिर जाएंगी। माँ जी चिंता मत करो, हम कुछ नहीं होने देंगे इन्हें। चलो कोमल। पंक्ति और कोमल जल्दी से छत पर जाती हैं और एक एक करके अपनी देवरानियों को हाथ देकर ऊपर खींचती है और उनको संभालते हुए नीचे ले आती है, जहाँ कल्याणी उन तीनों को गले लगाकर बोलती है, तुम तीनों ठीक तो हो ना? मेरी तो जान ही हलक में आ गई थी। माँ जी हम तीनों ठीक हैं। हमारी पहलवान जैसी जेठानियों ने हमें बचा लिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। तुम तीनों इस घर की बहुएं नहीं, हमारी बहनें हो, और ऐसे कैसे तुम्हें मुसीबत में छोड़ दे? अरे भले ही तुम पतली हो और हम मोटी, लेकिन सबकी ये कमी हम पूरा तो करती हैं। अपनी बहुओं में इतना प्यार देखकर कल्याणी को भी उनके मोटी पतली होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अब वो खुशी थी कि उसकी सारी बहुएं एक दूसरे के काम आती हैं। कपड़े उतारने अगर पंक्ति जा सकती है तो बेड के नीचे घुसकर सफाई हमारी पतली फूली या पन्ना कर लेती है। इस तरह ये पांचों एक दूसरे का साथ देते हुए खुशी से ससुराल में रहती है। मीता एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे घर का काम करने में इतनी ज्यादा रुचि थी कि उसे जब भी कहीं पर भी किसी भी कोने में गंदगी दिखती तो वो तुरंत उसे साफ कर दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी मम्मी टीना अपने नए घर में हवन करवा रही होती है, जिसके लिए वो मीता से कहती है, अरे मीता बेटा, जल्दी आ इधर, देख कितना टाइम हो गया है, पूजा का समय बीत रहा है।
हाय मम्मी। अरे मीता, जरा छत से फूल लेकर आइयो पूजा के लिए। ये लो मम्मी, मैं पहले ही ले आई। अरे तूने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दिया क्या? हाँ मम्मी, कर दिया। देखो सब साफ है ना, चमक गया ना हमारा नया घर। वो तो है। जा अपने पापा को बोल घर पर पंडित जी को ले आए जल्दी। ओके मम्मी। मीता अपने पापा जगदीश को बुला लेती है। तो वहीं कुछ ही देर के बाद पंडित जी भी आ जाते हैं और उनके कहने पर सारी सामग्री उन्हें लाकर दे दी जाती है। तभी जगदीश के हाथ से घी की कटोरी गिर जाती है और ये देखकर टीना बोलती है, हाय मीता के पापा, आपने क्या अपशगुन कर दिया? अरे टीना, गलती से हो गया। हो पापा, ये क्या कर दिया आपने? सारा घी गिरा दिया। मीता जल्दी से बाल्टी में पानी भरकर लाती है और पोछा लगाकर उसे साफ करने लगती है। लेकिन पोछा मारने के बाद भी फर्श पर से घी की चिकनाई नहीं जाती। वो चेक करती है और फर्श पर उसे फिर भी फिसलन लगती है, जिसकी वजह से वो डिटर्जेंट पाउडर लेकर वहाँ सफाई करने लगती है। ऐसे में पंडित जी बोलते हैं, अरे पुत्री, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है और कितना पोछा लगाओगी? बस पंडित जी, हो गया साफ। अब आप अपनी हवन की शुरुआत कर दीजिए। अरे बेटा, कितना साफ करेगी? चल हट परे। अरे मम्मी, गंदा अच्छा थोड़ी लगता है, और आप फिसल गई तो इसलिए। यू नो ना, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। अरे हाँ मेरी माँ। कुछ ही देर में घर का हवन खत्म हो जाता है और मीता सभी को प्रसाद बांट देती है। वक्त गुजरता जाता है। मीता हर रोज सुबह उठकर झाड़ू पोछा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन टीना के कहने पर मीता बाहर मार्केट में जाकर सब्जियां लेकर घर आ ही रही होती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो पूरे तरीके से भीग जाती है। यूं ही भीगते भीगते वो वापस अपने घर पहुंचती है। घर जाकर सीधा अपने कमरे में घुस जाती है, जिसकी वजह से सारा घर गंदा और कीचड़ का हो जाता है। तभी उसकी मम्मी रसोई से बाहर आकर कहती है, अरे ओ नालायक नासपीटी, ये क्या कर दिया तूने? पूरा का पूरा घर गीला करके रख दिया। तू मुझे बता नहीं सकती थी कि तू आ गई है? मम्मी, मैं लगाती हूँ ना पोछा, आप बस मुझे 5 मिनट दो। आपको पता है ना, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। इतना कहकर मीता बिना गीले कपड़ों को चेंज किए घर में पोछा लगाने लगती है और जितनी जगह पोछा लगाती है उतनी जगह भीगे हुए कपड़ों से सारा फर्श और ज्यादा गीला हो जाता है। तभी फिर से टीना आती है और गुस्से से तंतनाकर वो बोलती है, अरे ओ अम्मा दादी, अकल बड़ी या भैंस? देख तो जरा अपने आगे पीछे, तूने साफ किया है या गंदा? सॉरी मम्मी, मैंने तो देखा ही नहीं, गलती से हो गया। जा पहले तू नहा ले और नहाकर साफ कर दियो। और घर मुझे साफ सुथरा चमका हुआ नहीं मिला तो तेरी खैर नहीं। मीता जाकर नहा लेती है और जिसके बाद वो रगड़ रगड़ कर पूरे घर में पोछा लगाकर वो घर चमका देती है। समय गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन टीना के पास उसकी बेटी के लिए हर्ष नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। दोनों के घर वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। पंडित जी के कहने पर 3 दिन बाद का शुभ मुहूर्त निकलता है और 3 दिन बाद दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। मीता अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे बखूबी संभाल लेती है और एक दिन जब मीता रसोई में काम कर रही होती है तो उसके घर की नौकरानी मीठी घर के जाले साफ कर रही होती है और फिर बोलती है, भाभी जी, मैंने सारे जाले साफ कर दिए हैं, अब मैं झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ। ठीक है, अच्छे से सफाई करना। मीठी पूरे घर में झाड़ू पोछा कर देती है और उनके पास जाकर कहती है, भाभी जी, मैंने सारी सफाई कर दी, जाले हटा दिए, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, बर्तन मांज दिए। अच्छा, इतनी जल्दी कैसे काम हो गया तेरा? जरा मैं भी तो देखूं। मीता पूरे घर की रसोई, हॉल, कमरे को चेक करती है और देखती है कि जाले अभी भी बाकी है। साथ ही साथ झाड़ू पोछा भी ठीक से नहीं लगाया गया है, जिस पर वो अपनी सास सरिता से बोलती है, माँ जी, ये मीठी की बच्ची तो कुछ सही से काम ही नहीं करती। देखिए ना तो जाले सही से हटे और ना ही पोछा सही से लगाया। कोई काम ठीक से करती ही नहीं है। इससे तो अच्छा माँ जी मैं खुद ही घर की साफ सफाई कर लूँ। 15,000 रूपए किस बात के लेती है आखिर ये? क्यों री मीठी, बहू क्या कह रही है? तू कुछ भी काम सही से नहीं करती, साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं करती। अरे अम्मा जी, मुझे कहीं जाना था इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रही थी। ठीक है, तू रहने दे, मेरी बहू खुद कर लेगी सारा काम। कल से तू नहीं आएगी यहाँ, वैसे भी मरे मरे हाथ चलते हैं तेरे। अरे अम्मा जी, पर अरे तू अब कहीं और देख काम अपना।
और हम तुझे तुच्छ से पैसे नहीं देते जो तू ऐसे ड्रामे कर रही है। इतना कहकर सरिता अपने घर की नौकरानी को निकाल देती है और फिर मीता पूरे घर को साफ सफाई करके चमका देती है। साथ ही मीठी के जाने के बाद वो सुबह शाम 2 टाइम पोछा लगाया करती थी। उसकी इतनी मेहनत देखकर सरिता उसकी बहुत तारीफें करती थी। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। मीता अब हर वक्त पोछा ही लगाया करती और ऐसे ही एक रात नींद में वो अपने पति को फर्ज समझकर उस पर हाथ से बार बार पोछा लगाए जा रही थी। ऐसा करते करते वो एक बार जोर से हर्ष की नाक पर हाथ मार देती है, जिसकी वजह से हर्ष डर कर उठ जाता है और फिर बोलता है, अरे मीता, ये क्या कर रही हो नींद में? मुझे लग गई। हटो, मुझे साफ करने दो, बहुत गंदा है यहाँ। अरे मीता, कितना पोछा लगाओगी और नींद में? मैं तो पोछा लगाऊंगी, घर को चमकाऊंगी, सबको खुश रखूंगी। हे भगवान, ये लड़की नींद में भी पोछा लगा रही है और उसका गाना भी गा रही है। वाह, क्या टैलेंट है इसमें। ऐसे ही एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से मीता की सास सरिता के कमरे में बारिश का पानी टपक रहा होता है, जिसके कारण पूरा कमरा गीला हो जाता है। बार बार सरिता अपनी बहू को बुलाती है और बार बार वो कमरे को साफ करके वहाँ पर झाड़ू पोछा कर देती है। सारा दिन इसी तरीके से काम करने और पानी में भीगे रहने की वजह से मीता को सर्दी हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा छींक मारती है। साथ ही उसे बुखार भी हो जाता है। शाम को जब हर्ष ऑफिस से वापस आता है तो देखता है कि मीता ठंड के मारे कांप रही है और जब वो उसके माथे पर हाथ रखकर चेक करता है तो बोलता है, मीता, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कितना बुखार है तुम्हें? ये कैसे हो गया? सुबह तो ठीक थी तुम। हर्ष, काम करते करते हो गया। बारिश का पानी माँ जी के कमरे में आ रहा था। समझ गया मैं, पोछा लगा रही होगी तुम। हर्ष उसे इस हालत में देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और उसे दवाई देकर वहाँ से चले जाते हैं। पूरे 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। मीता थोड़ी ठीक होती है और हर्ष ऑफिस से वापस घर आता है और फिर बोलता है, मीतू मेरी जान, जरा आंखें बंद करो। क्यों हर्ष जी? करो तो यार। ठीक है जी। मीता आंखें बंद कर लेती है तो वहीं हर्ष उसके हाथों में मॉप पकड़ा देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और फिर बोलती है, हर्ष जी आप ये मेरे लिए लाए? वाओ! पर हर्ष जी मुझे तो ये यूज करना आता ही नहीं। कोई बात नहीं मेरी मीतू डार्लिंग, मैं तुम्हें सिखा दूंगा और तुम्हें झुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तुम बीमार पड़ोगी। वाह हर्ष जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। इस तरह मीता की बार बार पोछा लगाने वाली आदत भी बनी रहती है और उसकी साफ सफाई का काम भी अच्छे से हो जाता है, जिसके लिए अब ना तो उसे ज्यादा झुकना पड़ता है और ना ही उसे ज्यादा कोई परेशानी होती है। इतना ही नहीं, वो बेहद आसानी से घर के कोने कोने में पोछा लगा लेती है। ये सब करके उसे बहुत खुशी मिलती है और उसे खुश देखकर उसका पति हर्ष और सास सरिता भी खुशी से रहते हैं। इमली फ्रिज में से इमली की चटनी निकाल कर दही बड़े में डाल रही होती है कि तभी उसकी प्रेग्नेंट ननंद ऐश्वर्या वहाँ आती है और इमली से बोलती है, भाभी इमली रखी है क्या? क्यों दीदी, आपका फिर से इमली खाने का मन कर रहा है ना? बताओ ना भाभी, कहाँ रखी है प्लीज, मेरा जी मचल रहा है, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। अरे फ्रिज में रखी है, ले लो। ऐश्वर्या जल्दी से फ्रिज से निकलकर इमली की चटनी खाने लगती है और चटकारे लेते हुए बोलती है, भाभी आपको पता है ना, इस टाइम पर जितना मजा इमली खाने में आता है उतना ना किसी और चीज खाने में नहीं आता। पता नहीं दीदी, लेकिन इमली को देखते ही ना मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं, मिची होने लगती है दिल में। कोई बात नहीं भाभी, जब आप प्रेग्नेंट होंगी ना तब आपके दांत भी खट्टे नहीं होंगे। ऐश्वर्या मजाक करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन इमली की सास तारा सांभर बनाने के लिए किचन में जाकर फ्रिज में से इमली निकालने के लिए फ्रिज खोलती है तो वो देखती है कि फ्रिज की सारी इमली तो गायब है। वो जल्दी से अपनी बहू को रसोई में बुलाती है और उससे बोलती है, बहू, अभी कुछ दिन पहले मैं घर में इमली लेकर आई थी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, तूने देखा क्या? आप रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ, यहीं कहीं रखा होगा। इमली और तारा किचन में से इमली देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी इमली नहीं मिलती।
जिस पर इमली अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे लगता है सारी इमली ना दीदी खा गई। वैसे भी वो बहुत इमली खाती हैं और प्रेगनेंसी में तो आपको पता ही है कि खट्टा खाने का कितना मन करता है। पर अभी ऐश्वर्या कहाँ है? माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? आज सुबह ही तो दीदी गई है, इतनी जल्दी भूल गई? तारा अपनी बहू की बात पर यकीन कर लेती है और सांभर बनाने का प्लान पोस्टपोन कर देती है। अगले हफ्ते वो फिर से मार्केट जाकर बहुत सारी इमली लेकर आती है और अपनी बहू के हाथों में थमाकर उसे रखने को कहती है, जिसे देखकर इमली के मुंह में पानी की बाढ़ आ जाती है और वो मजे से छुप छुप कर इमली खाने लगती है और कुछ ही दिनों में वो सारी की सारी इमली को चट कर जाती है। ऐसे ही तारा इमली और आंबे की चटनी बनाने के बारे में सोचती है और वो फिर से इमली ढूंढती है तो उसे मिलती ही नहीं है, जिस पर एक बार फिर वो अपनी बहू से कहती है, इमली बहू, इमली बहुत जल्दी खत्म हो गई। क्या बात है, कुछ बनाया था क्या तूने? वो माँ जी, घर में टमाटर नहीं थे तो मैंने सब्जी में डाल दी, और वो जो आपने आम पन्ना खाया था ना, मैंने उसमें भी तो डाली थी। बस ऐसे ही खत्म हो गई थोड़ी थोड़ी करके। अरे बहू बता तो देती, मैं और इमली ले आती। तारा इमली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस महीने वो घर के राशन के साथ में इमली नहीं लेकर आती, पर घर में इमली खत्म होते ही इमली खुद जाकर मार्केट से ले आती है और घर के कोने में जाकर उस पर नमक लगाकर चटकारे मारकर उसे खाने लगती है। तभी वहाँ पर तारा आकर उसे ऐसे इमली खाते हुए देख लेती है और उसके पास जाकर उससे बोलती है, इमली बहू, तू इमली खा रही है, पर मैंने तो इस बार मार्केट से इमली लेकर आई ही नहीं। हाँ माँ जी, वो घर में इमली खत्म हो गई थी तो मैं ले आई। डिशेस बनाने में काम आती रहती है ना। वो सब तो ठीक है बहू, पर तू इमली क्यों खा रही है? लेते टाइम चेक नहीं किया था क्या? नहीं, मैंने तो चेक किया था, वैसे ही बस थोड़ा सा मन कर गया तो मैंने खा ली। चल कोई बात नहीं, ठीक है, पर अब कभी मार्केट से इमली लेगी तो पैकेट वाली ही लेना, क्योंकि उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। तारा इमली को सामान की सही जानकारी देकर वहाँ से चली जाती है और इमली भी इमली खाते हुए खाना बनाकर अपने पति सूरज और सास तारा को दे देती है। सभी खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, पर इमली रसोई में जाकर फ्रिज से इमली निकालकर अपने रूम की छोटी सी लाइट, जिसमें बिल्कुल कम रोशनी होती है, उसे जलाकर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देखते हुए इमली के मजे लेने लगती है। और अगली सुबह उठते ही फिर से बिना फ्रेश हुए वो इमली खाना शुरू कर देती है, पर तारा उसे ऐसे देख लेती है और फिर बोलती है, बहू, मुझे ना अच्छे से पता है कि इमली जो घर में खत्म होती है ना, इसमें तेरा ही काम है, क्योंकि मैंने कई बार तुझे देखा है इमली खाते हुए। नहीं माँ जी, वो तो बस मन कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी खा ली। अब नहीं खाऊंगी। खाने के लिए मना नहीं है बहू, पर इस तरह सुबह सुबह उठते ही बिना फ्रेश हुए यूँ इमली खाना, अरे ऐसा तो बच्चे भी नहीं करते। इमली अपनी सास के सामने शर्मिंदा हो जाती है और इमली खाना छोड़कर बल्कि तैयार होने के लिए चली जाती है। सूरज के ऑफिस जाने के बाद इमली घर का सारा काम खत्म करके अपनी सास के साथ टीवी देखने लगती है। तभी ऐश्वर्या के ससुराल से उसके पति विशाल का फोन आता है और वो बोलता है, सासू माँ, आप नानी बन गई हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं बस अभी आ रही हूँ। इतना सब बोलकर तारा फोन रख देती है और अपनी बहू पर घर की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर अपनी बेटी ऐश्वर्या के पास हॉस्पिटल चली जाती है, जहां ऐश्वर्या पहले से ही एडमिट होती है। तारा अपनी बेटी से मिलकर रात को घर आती है, जहां वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और इमली आराम से घूम घूम कर इमली खा रही है और खुद से बोलती है, इमली को इमली खाना कब से इतना पसंद हो गया और कुछ दिनों से मन करता है कि बस खाना पीना छोड़कर इमली ही खाती रहूं। ये सब देखकर तारा को इमली पर बहुत गुस्सा आता है और वो इमली के हाथों से इमली लेकर उससे बोलती है, अरे इमली खाने में इतनी मदहोश हो गई महारानी कि घर का दरवाजा बंद नहीं किया। अगर कोई आ जाता या फिर कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम क्या करते? अरे कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या तेरी?
तारा का ऐसे पहली बार गुस्सा देखकर इमली बहुत डर जाती है और वो अपनी सास से कुछ कह पाती, लेकिन उससे पहले ही चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर जाती है। अपनी बहू को बेहोश देखकर तारा भी थोड़ी डर जाती है और अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है और डॉक्टर मीरा जल्दी से तारा के घर आकर इमली की नब्ज चेक करके मुस्कुराते हुए बोलती है, तारा जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है और अब आप पहले मेरा और फिर बाकी सभी का मुंह मीठा करवाइए। मुंह मीठा है? हाँ माँ जी, क्योंकि आपकी बहू प्रेग्नेंट है। क्या मेरी बहू प्रेग्नेंट है? हे भगवान, अरे एक ही दिन में मुझे 2-2 खुशियाँ मिल गई। जीती रहे मेरी बहू, जीती रहे। भगवान तुझे बहुत सारी खुशियाँ दे। रुक, मैं अभी आती हूँ। तारा इतना बोलकर मंदिर में जाती है और भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उनका शुक्रिया करती है। तो वहीं मीरा को उसकी फीस के साथ साथ मिठाई देकर जाने देती है और अपनी बहू के पास जाकर उससे कहती है, बहू तो प्रेग्नेंट है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी, मुझे तो खुद ही पता नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आई एम सॉरी। अरे बहू, इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी तूने तो मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दी है। तेरा इमली खाने का मन करता है ना, तो ले, तू खूब सारी इमलियाँ खा। इतना सब बोलकर वो अपनी बहू को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अब इमली जितना मन करता और जब मन करता उतनी इमली खा लिया करती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और इमली एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उनके घर में खुशियों की बहार छा जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये इमली खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इमली खाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।